नमस्कार, मैं हूं कुमार रहमान। अमृत विचार में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के नतीजे में उठे लॉकडाउन ने देश ही नहीं, पूरी दुनिया को बदल डाला है। इनमें से सबसे गंभीर संकट अर्थव्यवस्था पर आया है। पूरे देश में अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। बोल रहे थे अनम्यूट कर यह लीजिए। क्या कारण है? लेकिन भारत में हम जब बात करें तो अर्थव्यवस्था को गड़बड़ थी, लॉकडाउन ने उसे और ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इस बात पर चर्चा करने के लिए आज के वेबिनार का विषय है लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था के सामने चुनौती। इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे मेहमान हैं पीएल एग्रो के चेयरमैन श्री घनश्याम खंडेलवाल जी, मारिया फ्रोजन से श्री शकील कुरैशी साहब और बरेली कॉलेज की डॉक्टर कोमल मित्तल। हमारा पहला सवाल कोमल मित्तल जी आपसे है कि लॉकडाउन का अर्थव्यवस्था पर कैसा और कितना असर हुआ है। तो सबसे पहली बात कि जो असर पड़ा है वो हम एक होलसेल रूप में देख रहे हैं। तो हाँ, हमारी अर्थव्यवस्था सुस्त हो गई है, चरमरा गया उद्योगों का ढांचा, लेकिन वास्तविकता में अर्थव्यवस्था 3 स्तंभ होते हैं। हमारा कृषि एंड एलाइड एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इस लॉकडाउन की अर्थव्यवस्था के दौरान भी, इस सिचुएशन के दौरान भी बराबर परफॉर्म करता रहा, लेकिन एलाइड एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पाई। मेरे साथ जुड़े हुए कुछ शकील कुरैशी जी हैं, वो एलाइड एक्टिविटीज में ही डील करते हैं, पोल्ट्री फार्म वगैरह में, फार्मिंग में, सेरिकल्चर। तो ये सारे जो हमारे सेक्टर्स थे वो परफॉर्म नहीं कर पाए। और एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ भी क्या हुआ कि हमारी जो सप्लाई चेन थी वो ब्रेक हो गई। लॉकडाउन 1.0 की बात करें तो उस समय वास्तविकता ये थी कि वस्तुओं के दाम, जो हमारी खाद्य पदार्थ की वस्तुएं, तेजी से ऊपर चढ़ी, लेकिन लॉकडाउन 2 और 3 में स्थिति विपरीत थी। वहां पर क्योंकि मार्केट में प्रॉपर सप्लाई जिन एरिया से हो रही थी आगे बढ़ नहीं पाई, तो जहां पर प्रोडक्शन होता था वहां तो दाम इतने नीचे गिर गए कि किसान को अपना वास्तविक लागत मूल्य भी नहीं मिला। वहीं प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, वहां पर हमारी जनता को बहुत अधिक ऊंचे दामों पर वस्तुएं खरीदनी पड़ी। तो इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ परफॉर्म करते हुए भी हमारे किसान को वास्तविक लाभ नहीं मिला। हाँ, उद्योग का जो सेक्टर है सबसे अधिक प्रभावित वही हुआ, क्योंकि उद्योगपति की राह में यही रहता है कि उसका उद्योग में चाहे उसे मुनाफा हो या ना हो, लेकिन उद्योग का पहिया, उसका चक्का अवश्य घूमना चाहिए, क्योंकि वो एक लंबे दीर्घकालीन लाभ के उद्देश्य से व्यापार कर रहा होता है और उसे ये पता होता है कि यदि मेरा चक्का चल रहा है तो आगे मैं अपने लाभ को मीट आउट कर लूंगा। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से एक अचानक से पॉज बटन दबा दिया गया लॉकडाउन के कारण से, तो सबसे ज्यादा नुकसान उद्योगपतियों का ही हुआ है। वहीं सर्विस सेक्टर भी ऑलमोस्ट काम नहीं कर रहा था हमारा, चाहे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो और भी बहुत सारे सेक्टर्स की मैं बात करूं तो वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और इन्हीं तीनों सेक्टर्स की आपस में यदि हम मिला जुली बात करें तो इससे पूरी ही अर्थव्यवस्था का जो हमारा ढांचा था वो चरमरा था। जी, आपने सबसे ज्यादा जो बताया है कि सबसे ज्यादा प्रभावित जो हुआ है वो हमारा इंडस्ट्री। हमारे साथ पीएल एग्रो के चेयरमैन घनश्याम खंडेलवाल साहब हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि खंडेलवाल साहब, अर्थव्यवस्था तो को नुकसान हुआ है, ये हम है, तो ये अर्थव्यवस्था सुधरने में कितना वक्त लगेगा? इंडस्ट्रियल एरिया को जो नुकसान हुआ है इसको गति कब मिलना शुरू होगी, कितना वक्त लगेगा अभी बेहतर होने में? ठीक, जहां तक इंडस्ट्रीज का सवाल है, इंडस्ट्री वाले हमेशा एडवर्स कंडीशन में ही काम करते हैं और ये हर 3-4 साल बाद कोई ना कोई एडवर्स कंडीशन आती है। जैसे ही कोई एडवर्स कंडीशन आती है तो उसी के साथ वो एक अपॉर्चुनिटी भी लाती है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 6 महीने लगेंगे। 6 महीने में अर्थव्यवस्था जहां से चली थी उससे ज्यादा बेहतर जगह पर वो पहुंच जाएगी। कोई और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे सर? जी जी खंडेलवाल साहब, मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ है, अभी जैसे एक समस्या ये आ रही है कि जो है श्रमिक बहुत ज्यादा चले गए हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि अभी पटरी पे आने में कितना समय लग जाएगा, क्योंकि अभी केंद्र सरकार ने कहा है कि हम नई योजना मार्च से पहले नहीं लेके आएंगे, अगले यानी 2021 मार्च से पहले हम कोई नई योजना लेकर नहीं आएंगे। तो क्या ये माना जाए कि मार्च के बाद यानी अगला जो वित्तीय वर्ष है उससे हालात क्या बेहतर होना शुरू होंगे इंडस्ट्रियल एरिया के? मैंने आपसे कहा, निवेदन किया है कि 6 महीने में ये सारी व्यवस्था अपने आप सेट हो जाएगी। कभी भी कोई भी जगह रिक्त नहीं रहती। जहां पर वस्तु है और जहां रिक्तता है उसके बीच में धीरे धीरे भर जाएगी।
जो भी मजदूर जो 1 करोड़ के पास जो मजदूर वापस आए हैं, उनमें से कुछ तो अपने वहीं पर रोजगार पाएंगे। 50% मजदूर लगता है कि जहां काम करते थे वहां चले जाएंगे। जो 50% मजदूर वहां जाएंगे वापस अपने अपने मूल कामों पे, तो निश्चित रूप से वो पहले से बेहतर तनख्वाह पे जाएंगे। तो इसलिए क्या कहते हैं, ये एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है और लगातार चेंज आएंगे। जो मुझे सबसे बड़ा चेंज लगता है वो ये है कि जो बहुत बड़ी सिटीज है, बॉम्बे, दिल्ली या बड़ी शहरों में जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, वो छोटी इंडस्ट्री बरेली जैसे शहरों की ओर शिफ्ट कर जाएंगी। और यही क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम होता है कि वहां का कुछ ना कुछ इंडस्ट्रीज जो अब वहां सर्वाइव नहीं कर सकता, वो संभवतः छोटे शहरों में मुरादाबाद, रामपुर, शाजापुर, जो NH के ऊपर जो शहर है वहां पर शिफ्ट करेगा। ये है कि यहाँ से जो गया और जो वहां से लौटा है उसने इतना कष्ट पाया है कि 50% जो मजदूर है वो वापस नहीं लौटेगा। मजदूरों के किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं हो सकती। अगर आप महसूस करें बात कर रहे हैं वीडियो लाइन पे शहर में या शाहजहांपुर में, तो वहां इंडस्ट्रीज पे लेबर की प्रॉब्लम सबसे कम है। जिन लोगों ने बाहर से लेबर बुलाई है, सपोज ये राजस्थान की बात करें या हम गुजरात की बात करें, तो वहां की इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इफेक्टिव होंगी। अब जैसे क्या कहते हैं लेबर की क्राइसिस होगी, तो विद इन 3 मंथ्स और विद इन 6 मंथ्स लोग जो मैनुअल पे है वो सेमी ऑटोमेटिक पे आ जाएंगे, जो सेमी ऑटोमेटिक पे है वो ऑटोमेटिक पे आ जाएंगे। जिस प्रकार से पैकेज गवर्नमेंट दे रही है, जिस प्रकार से देने में बहुत लिबरल है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल नए प्रकार की टेक्निक, नई चीजें अगले 6 महीने में आपको देखने मिलेगी। और 6 महीने के अंदर ये जो पहिया है, अगर कोविड का कोई बहुत बड़ा असर नहीं हुआ तो जैसा था वो 6 महीने के अंदर वैसे ही पहुंच जाए। जी बताएं साहब। जी कोमल जी, खंडेलवाल साहब ने एक बहुत पॉजिटिव इसमें एस्पेक्ट निकाला है। वो ये कह रहे हैं कि जो है जो लघु उद्योग थे, जो कुटीर उद्योग थे, वो बड़े शहरों से बरेली जैसे शहरों की तरफ शिफ्ट हो। ये एक उन्होंने पॉजिटिव बात कही है, ये काफी अच्छी बात है। इस पे थोड़ा सा हम आपसे और डिटेल में जानना चाहेंगे कि इसका कितना असर पड़ने जा रहा है आने वाले जो है कुछ सालों में। और जो श्रमिक लौटे हैं, क्या वो रिवर्स गियर में वापस जाएंगे, यानी अपने जहां से वो आए हैं वापस जाएंगे, वो वहां टिकेंगे और अपना उद्योग धंधा शुरू करेंगे? जी देखिए रहमान जी, यदि हम बात करें तो ये वास्तविकता है। ये संकट हमें ये सिखाता है कि हमें उद्योगों को केंद्रीकृत करना ही नहीं होगा। भविष्य में यदि संपूर्ण देश का विकास करना है तो हमें उद्योगों को विकेंद्रित तरीके से ही स्थापित करना होगा और बहुत बड़ी बड़ी इकाइयों के स्थान पर छोटी छोटी इकाइयों को स्थापित करने की ओर हमें अधिक ध्यान देना होगा। इसी वजह से सरकार ने हमने देखा MSME पर ज्यादा जोर दिया कि एक तो वो छोटे छोटे निवेश के साथ प्रारंभ होती हैं, दूसरे उसके साथ साथ एक बड़ी मात्रा में रोजगार भी उपलब्ध कराती है। ये जो श्रमिक यहाँ से बड़े शहरों में, हम यहाँ बात करें मुंबई की बात करें, गुजरात के कुछ शहरों की बात करें, इंदौर की बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए गए थे क्योंकि उन्हें अपने स्थानीय जगहों पर रोजगार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं था। आज यदि इंडस्ट्री इसी तरीके से वापस विकेंद्रित भाव में इन छोटे शहरों में स्थापित होती है तो आसपास के श्रमिकों के द्वारा न केवल उनका पर्याप्त रूप से चक्का चलेगा वरन उद्योगों का भी संपूर्ण विकास होगा। ये वास्तविकता है कि विकेंद्रीकरण ही हमारे देश में भविष्य में एक स्थायी डेवलपमेंट, विकास की राह खोलेगा। जी शकील साहब जी, आपसे एक चीज जानना चाह रहे थे जी कि लॉकडाउन में प्रोडक्शन पर कैसा असर पड़ा है, किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं? लॉकडाउन में तो प्रोडक्शन तो सभी इंडस्ट्री का बंद ही रहा लगभग, और उसका असर उसके उद्योगों पर भी पड़ा है कि घर बैठे सैलरी देना पड़ी और तमाम खर्च होते हैं इंडस्ट्रियल के, वो जो खर्च उठाना पड़े वो तो एक नुकसान था। मगर कुदरत की आपदा थी, ये किसी सरकार या किसी इंसान के बस की आपदा नहीं थी और अपने आप को देश को सुरक्षित करने के लिए वो जरूरी भी था। तो जरूरी था जो सरकार ने कदम उठाया, एक और पूरी दुनिया में संकट था, कुदरत की आपदा थी, कोई ये नेचुरल चीज थी, किसी के हाथ में बस में, किसी सरकार के, किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। अब ये है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी है या संभली है, तो अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में सुस्ती के दौर में गुजर रही थी। अब पूरी दुनिया में कोविड आने के बाद जो सुस्ती है उसको नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई। वो अब भारत में अपार संभावनाएं हैं, जैसे घनश्याम जी ने कहा, बहुत सही बात कही कि भारत के अंदर बहुत अपार संभावनाएं, और खास करके हम अपने अपने जिलों की जिम्मेदारी उठा लें
तो बहुत से लोग इंडस्ट्री उद्योग लगाना चाहते हैं, तो बड़े शहरों को छोड़कर छोटे शहरों की तरफ भी दौड़ेंगे जहाँ पे लेबर होगी, क्योंकि लेबर जो है अब जल्दी जाना नहीं चाहती। तो जैसे बरेली का कोई श्रमिक कहीं से बाहर से आया, वो कोशिश करेगा मुझे अपने शहर में काम मिल जाए। तो ऐसे में छोटे छोटे उद्योग अगर स्थापित किया तो ये देखिए सारी चीजें सरकारों पर नहीं डालना चाहिए कि वो सरकार ने ये नहीं किया। सरकार की स्कीम होती है, गाइडलाइंस होती है, आप उसको आपके अंदर आप योद्धा बनिए और आर्मी की तरह काम करिए, आप उठा के ले जाइए। तो आदमी जब 80% कोई काम खुद करता है स्वयं, तो 20% सरकारों की मदद लेता है। अब आदमी क्या चाहता है कि हमारे अंदर, युवा के अंदर, कि हमको सारी फैसिलिटी सरकार न कभी दे पाएगी न कभी दे पाएगी। कोई भी सरकार हो, सरकार से उससे मतलब नहीं। तो जो आदमी आगे बढ़ता है वो अपने संसाधन से बढ़ता है। तो सरकार तो जब संसाधन जोड़े तो आपको जो भी भाई बैंक से लोन, जैसे जो भी लेना तो बैंक मदद करती है, आप इस लायक बनते हो। तो श्रमिक जितने भी लौटे हैं, बात सही है अंजाम जी की, अपॉर्चुनिटी हर शहर के लिए, पूरे देश के शहर के लिए। बड़े शहर लोग छोड़ चुके हैं, तो श्रमिकों की परेशानी है, जो लेबर की जरूरत है उनको अपने शहर में कारोबार मिलेगा तो जरूर करेंगे, और उससे संभावना है बहुत। और उसमें ये युवाओं का देश है, तो बहुत ज्यादा ये उम्मीद लगा के रखिए कि हर शहर के अंदर है। जैसे अभी राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का अपना एक प्रोजेक्ट लाया है, वो तो वो उस सपने को, उत्तर प्रदेश सरकार सपने को पूरा करने, इससे उचित समय कोई दूसरा नहीं है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, पूरा हिंदुस्तान का हर जिला कोई ऐसा नहीं है जहाँ की कोई चीज मशहूर ना हो। तो अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को कंप्लाइंस अच्छे अधिकारी करवा दें और उसको लोग अच्छे से युवा उठा लें, तो उससे अच्छा कुछ है नहीं उत्तर प्रदेश के लिए करने के लिए। और जहाँ अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था तो मुझे लगता है मेरे अपने हिसाब से इसको अर्थव्यवस्था में जो भी कुछ आएगा, पूरी दुनिया की आफत है वो, तो उसमें मेरे हिसाब से 3 साल लगेंगे। जो हमारी जीडीपी ग्रोथ जो 9% थी वो 3% पे आई है। तो 3% 9, अगर हम 3 साल में भी हम अपनी जीडीपी वापस आए तो वो बहुत बड़ी बात होगी इस देश के लिए। जी जी, खंडेलवाल साहब भी इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, हाजी शकील साहब ने, कि जो श्रमिक वापस आए हैं, चूंकि अभी एक सरकार की योजना चल रही है, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना चल रही है कि हर जिले में कुछ ना कुछ खास ऐसा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। और अभी योगी सरकार ने इस तरह की बहुत सारी योजनाएं भी शुरू की है। अभी कल उनका एक वो आया है कि जो श्रमिक है उनको इतने ज्यादा श्रमिकों को रोजगार दिया, करीब 90 लाख तक कहा जा रहा है कि हम रोजगार दे लेंगे यहाँ के लोगों को। तो आपने भी उससे पहले एक बात ये भी कही कि जो है ये श्रमिक जो है ये रिवर्स गियर में नहीं जाएंगे और यहीं पे लघु कुटीर उद्योग शुरू करेंगे। तो क्या लग रहा है कि सरकार की जो अभी जो एक बड़ा पैकेज घोषित किया है केंद्र सरकार ने, तो उसका ये लघु कुटीर उद्योग को कितना फायदा मिलेगा? जी, लघु उद्योग, जो लघु उद्योग की बात या कुटीर उद्योग की आप बात करें, क्योंकि एमएसएमई में सबकी क्षमता के हिसाब से, सेल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया गया। तो जिसको पहले हम लघु कहते थे, जिसको हम मीडियम कहते थे, वो लघु में आ गया। जिसको लघु कहते थे वो सूक्ष्म में आ गया। अब इसका मतलब है कि जो लघु वाले थे वो सूक्ष्म का जो आकार लेके आएंगे, उनको मैक्सिमम बेनिफिट है। अब अपॉर्चुनिटी की बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी होती है, रोज अपॉर्चुनिटी आती है। भगवान रोज लाखों टन कंचन बरसाता है, जिसकी किस्मत और कुब्बत होती है वो लेता है। तो ये अपॉर्चुनिटी है छोटे शहरों के लिए कि वो किसी तरीके से नए उद्योग जो उनके आसपास बना सकते हैं उन पर ध्यान दे। उन पर ध्यान देने के बाद श्रमिकों को वहां पर दे, क्योंकि लेबर की कॉस्ट छोटे शहर में कम है, करीबन 30% जो है कॉस्ट कमाती है, क्योंकि उसका लिविंग स्टैंडर्ड या बाकी जितने खर्चे हैं वो कम है। लेबर, अगर हम ये सोचे कि बरेली मंडल के अंदर की बात करें, तो यहाँ अगर उद्योग लगे, मान लीजिए यहाँ 10 लाख श्रमिक है और 10 लाख श्रमिकों को एडजस्ट करने के लिए उद्योग लगे, तो उद्योग का भी फायदा होने वाला है और श्रमिक का भी फायदा होने वाला है। इस लिहाज से मैंने कहा ये अपॉर्चुनिटी ब्रेक हो गई। अब जिसको ये पता लग गया कि साहब बिल्कुल एक कमरे के अंदर 16 लोग रहेंगे, 20 लोग रहेंगे और हमें फिर कोविड पकड़ सकता है, तो उसके मन से वो भ्रम निकलने में 6 महीने या साल भर लगेगा। और ये संभव नहीं है कि एक व्यक्ति आ गया वापस और वो 6 महीने तक भूखा रहेगा। ये कहने की बात है कि गवर्नमेंट आपको आज ये दे देगी, कल वो दे देगी। गवर्नमेंट के पास बहुत कम संसाधन है, मिनिमम संसाधन है। गवर्नमेंट सबसे पहले अपने खर्चे कम करेगी, जो अपने एक्सपेंशन प्लान है वो खत्म कर देगी, और ज्यादा ज्यादा वो 2 जगह ही दे पाएगी, आपके रोटी रोजी के लिए, मतलब राशन, और मैक्सिमम अगर कुछ दे पाए तो चिकित्सा के लिए। लेकिन सिर्फ रोटी और चिकित्सा से जीवन नहीं चलने वाला, इसलिए हर व्यक्ति अब इस तलाश में रहेगा, हर व्यक्ति इस तलाश में रहेगा
जो जिसको रोजगार देना है वो भी तलाश में रहेगा क्योंकि उसका रोजगार छिन गया, और जिसको रोजगार लेना है वो भी इस तलाश में रहेगा क्योंकि उसका रोजगार छिन गया। ये बिल्कुल मेल फीमेल प्लग की तरह है, अपने आप ये जो दोनों पोल हैं ये आकर्षित होंगे। और मुझे लगता है कि 3 महीने के अंदर अंदर इस पोजीशन में कंट्री में बहुत जगह स्थिति बनेगी कि लोग उद्योग लगाने में भी इंटरेस्टेड होंगे और लोग उद्योग में मतलब जो श्रमिक है वो वहां जाने की स्थिति में होगा। अब श्रमिक का मतलब सिर्फ वो नहीं है जो बैठ के कुदाल चला रहा है, श्रमिक में वो भी आता है जो 40,000 रुपए का इंजीनियर था, जो 50,000 रुपए लाख रुपए वहां पाता था किसी मशीन को चलाने के लिए। तो सबसे ज्यादा जो जरूरत अब है वो ये कि वो उद्योग जो बड़े शहरों में है, जो कंजेशन की वजह से परेशान थे, उनके लिए कोई स्कीम आ जाए या उनको कोई लिबर्टी मिले या उनके मन में आए कि हमें छोटे शहर में जाना है। बड़े शहर में रहने का कोई बहुत बड़ा एडवांटेज हम नहीं रहा। जब से ये आईटी बढ़ गया, जब से हमारे पास साधन हो गए, तो कोई अगर बली में रह रहा है वो उसे भी उतना ही सुख है जितना सुख दिल्ली में है। अब ये दिल्ली वाले को सुख कम है, बली वाले को ज्यादा है। पहले हमें छोटे छोटे शहरों को तैयार करना है। ये पहले क्या है कि 100 जो है क्या कहते हैं मुझे सिटी तैयार करनी है। अगर इस प्रकार की योजना अगर फलीभूत हो जाती तो इस प्रॉब्लम का काफी हद तक निदान हो सकता था। और ये बिल्कुल ही क्या कहते हैं सोचना गलत है कि अर्थव्यवस्था 3 साल में जाएगी और 2.5 साल में जाएगी। हिंदुस्तानी आदमी बहुत कलाकार है, वो हर हाल में 3 महीने से लेके और 6 महीने के बीच में कर लेगा। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट ना कर रही होती तो ये माना जा सकता था कि ये इसमें समय लगेगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड है और एक नई कंपटीशन पैदा हो गया पूरे वर्ल्ड में कि भाई कौन किसका व्यापार छीन लेगा। आज चाइना परेशान है कि अगर उसने अपने आप को तुरंत सही नहीं किया तो उसका रोजगार छिन जाएगा। हिंदुस्तान का व्यक्ति इस बात के लिए परेशान है कि किसी तरीके से कोई टेक्नोलॉजी मिल जाए, कुछ मिल जाए तो मैं उसका काम छीन लूं। तो हर एक को एक मानवीय गुण है, हर एक को पैसे कमाना है और आगे बढ़ना है। तो ये रिवर्स नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी चीज हो जाए, लेकिन जो आपका मानवीय गुण है आगे बढ़ने की जो बात है वो बात खत्म नहीं होगी। अगर हम बात करें मानव इतिहास की तो 10 लाख साल से हम अपने आप को लगातार अपडेट कर रहे हैं। ऐसा कोई भी एरा नहीं आया जब हमने अपडेट करने की जगह अपने आप को डिलीट किया। तो कोई भी परिस्थिति हो हर हाल में अपडेट होगा। अगर 100 साल पहले ये महामारी आई और 100 साल बाद अब आ रही है तो तब से हम अपग्रेड हुए हैं, डिग्रेड नहीं हुए। इसलिए ये मान लीजिए कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा हमें अलग तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हम अलग तरीके से अपग्रेड होंगे। इसमें निराशाजनक कुछ भी नहीं है। जो निराशाजनक बातें हो रही हैं, जो निराशा की बात आप कह रहे हैं, सबसे ज्यादा नुकसान उसी से होने वाला है। सबको कोरोना होने वाला है और किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। सबको फ्लू होता है, सबको कोई ना कोई छोटा मोटा होता है, ऐसे ही कोरोना भी है, हो जाएगा। लेकिन हमारे अंदर उसको जीतने के लिए उसके लिए एंटीबॉडीज बनाने की क्षमता है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जैसे जगह पे जहाँ लोग इतनी मलिन बस्तियों में रहते हैं, इतनी गंदगी में रहते हैं, वहां जिंदा है, तो इस कोरोना से कोई बहुत बड़ा नुकसान होता हो ऐसा लगता नहीं है। ये मेरा अपना सोचने वाला है। फिर हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आयुर्वेद का इतना चलन हो गया, देखिए कितना बड़ा क्या कहते हैं बिजनेस नया पैदा हुआ है आयुर्वेद का। अगर इस बार कोई व्यक्ति बढ़िया तरीके से कोई लाए तो आयुर्वेद का बिजनेस बहुत बड़ा एक बिजनेस जा सकता है। अगर दवाओं का बिजनेस आएगा तो इसका मतलब है कि आपका इंपोर्ट घटेगा, लेकिन अगर आयुर्वेद का जो है बिजनेस बढ़ेगा तो जो क्या कहते हैं आगे हमारा देश जाएगा। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण देता हूँ। मैंने सोचा कि मैं क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, तो मैंने तुरंत वर्कशॉप बनाना शुरू कर दी फर्नीचर के लिए। ये मानते हो कि अगर कोई बात हुई ऐसी अपॉर्चुनिटी शायद आ सकती है कि जो चाइना से फर्नीचर आता है वो फर्नीचर लकड़ी का शायद मैं बनवा सकता हूँ, मुझे देख के और 10 लोग तैयार करें। बरेली में कोई लकड़ी बनी तो क्यों नहीं बरेली वालों में ऐसा संचार पैदा हो कि भाई चाइना से जो इम्पोर्ट हो रहा है फर्नीचर का वो हम खुद बनाएंगे। बस चाइना से मशीन तो मंगानी है, जो जर्मनी से आएगी, तो चाइना को फर्नीचर भी बेचना है और फर्नीचर बनानी है, मशीनें भी बेचनी है। तो ये सब धीरे धीरे ऐसा होगा, जो मशीनरी है, जो टेक्नोलॉजी है, वो एक देश से दूसरे देश में आएगी। जो सामान के आने जाने का जो बात है, मुझे लगता है कि उसका चलन धीरे धीरे कम। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। कोमल जी, अभी खंडेलवाल साहब ने 2-3 बहुत अहम बातें कही हैं। पहली चीज तो उन्होंने जो कही है बड़ी दिलचस्प बात है कि हिंदुस्तान का जो श्रमिक वर्ग है, हिंदुस्तान के जो लोग हैं, वो बहुत कलाकार किस्म के हैं, वो हार मानने वाले नहीं है और वो बहुत जल्दी उठ खड़े होंगे, कुछ नया करेंगे। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया है चाइना का, कोमल जी,
कि चाइना को हम कैसे परास्त कर सकते हैं। तो चाइना की इकोनॉमी के बारे में हम देखते हैं तो वहाँ छोटे छोटे समूहों में उन्होंने जो है के जरिए जो उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को एक मजबूत ढांचा दिया है। तो हम भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो जैसा कि खंडेलवाल साहब ने पहले भी कहा कि जो श्रमिक वापस आए हैं तो वो कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे। तो हमारे देश में क्या छोटे समूह बनने जा रहे हैं कोमल जी, और क्या इस तरह का जो है एक क्रांति होने जा रही है आने वाले दिनों में? कोमल जी देखिए, मैं क्रांति की आपसे बात करूं तो क्रांति आएगी या नहीं इसके लिए हमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हाँ ये अवश्य है कि हमारा जो भारत में जो पूरी इकोनॉमी है, ये जो भारत का कल्चर है वो सेल्फ रेगुलेटिंग है। हम अपने आप परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढालते आए। सैकड़ों सालों से अनेकों आपदाएं आई हैं, इतने बड़े बड़े विश्व युद्ध भी हमने गुलामी की अवस्था में झेले, लेकिन भारत हर परिस्थिति के बाद और पहले से बेहतर अवस्था में ही खड़ा है। तो इस बात के साथ तो पूर्णतः सहमत हुआ जा सकता है खंडेलवाल जी की कि इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि भारत पुनः खड़ा होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था भी पुनः खड़ी होगी। दूसरी बात रही चाइना की। देखिए, चाइना का माल पूरे विश्व भर में दो कारणों से जाना जाता था कि एक तरफ क्वालिटी और दूसरी तरफ कॉस्ट। आज हम चाइना से यदि माल नहीं मंगाते हैं और अपने अब हमें श्रमिक कहीं ना कहीं अपेक्षाकृत सस्ता मिलने वाला है, लोकल लेवल पर श्रमिक का जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है, जो लिविंग कॉस्ट होती है वो कम रह जाती है, जिस वजह से वेजेस हमें कम पे करनी पड़ती है। तो इस दशा में जब हमें वेजेस कम पे करनी पड़ेगी तो पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी भी कम आ जाएगी, तो हम चाइना से कम्पीट कर पाएंगे। हम क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए तब से अब में, यानी कि जिस समय से हम चाइना पर निर्भर हुए थे, हमने अपने एलपीजी पॉलिसीज लागू करी थी 1991 के बाद से, तब से अब तक में इतना परिवर्तन आ चुका है कि भारत अब अपनी तकनीकें बाहर भेज रहा है। एक समय था कि हम सैटेलाइट के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे और आज हम विदेशों के सैकड़ों सैटेलाइट अपने यहाँ से लॉन्च कर चुके। तो तकनीकी भी आज हमारे यहाँ विकसित बहुत तेजी से हो चुकी है। तो इस दशा में स्वाभाविक से ये तो बात है निश्चित कि हमारे यहाँ अब कॉस्ट कम होगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इस तरीके से जब कॉस्ट कम होने और प्रोडक्शन बढ़ने के बाद जो वास्तविकता में जो प्रोडक्शन तैयार होगा, जब उसकी कॉस्ट कम होगी तो हम चाइना पे अपने आप से ही अपनी निर्भरता कम कर देंगे। तीसरे, क्योंकि सभी देश चाइना के हिस्से का मार्केट हड़पने के लिए तैयार है या उसमें अपनी जो है एंट्री करने के लिए तैयार है, तो हमें हो सकता है चाइना के अलावा और बहुत सारे नए देशों से अपॉर्चुनिटी मिले। चौथी बात की हम बात करें तो जो लोकल को वोकल करने की बात की जा रही है, तो स्वाभाविक सी बात है मे भी हमारे इंडियंस का भी माइंडसेट चेंज होगा और हम अपने ही माल को मे भी 10-20% यदि महंगा भी खरीदने के लिए सक्षम है, समर्थ है, तो खरीदेंगे। तो हमारे माल का देश में भी तेजी से आयात प्रतिस्थापन होकर के निर्यात की तरफ प्रोत्साहन बढ़ेगा। जी कोमल जी, शकील साहब, बात देखिए घूम फिर कर वही आ रही है श्रमिकों पर और प्रोडक्शन को लेकर। जैसे भी श्रमिक जो गए हैं, अब जाहिर बात है खंडेलवाल साहब ने भी कहा, बार बार मैं उनको कोट कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही हैं कि जो श्रमिक आए हैं वो जाहिर बात है कि खुद अपने तौर पे जुड़ेंगे और अपना कुछ एक समूह बना के काम करेंगे। तो शकील साहब, हमारा सवाल ये है कि श्रमिकों की क्या समस्या नहीं आएगी उद्यमियों को आने वाले दिनों में? क्योंकि तो किस तरह की प्रॉब्लम आएंगी अगर श्रमिक जो है वापस नहीं लौटे? श्रमिक तो वापस देखिए एक न एक दिन तो लौटना है। अभी मजबूरी में और अभी इतना कोविड का इतना थोड़ा सा हुआ है कि हर इंडस्ट्री वाला भी श्रमिक ज्यादा नहीं रख रहा है, कुछ परसेंटेज में कम रख रहा है, कम प्रोडक्शन कर रहा है ताकि कंट्रीब्यूशन ना हो, क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। क्योंकि पहले हर आदमी सुरक्षित कर रहा है अपने प्लांट को, उद्योग को, श्रमिकों को। हम कोविड से रिलेटेड जितनी भी दवाई है अपने श्रमिकों को हमने कोर्स करा रहे हैं, खिला रहे हैं, और जो भी थर्मल स्कैनिंग वगैरह सब करा रहे हैं, डॉक्टर हमने अपॉइंट कर दिए, चेक कर रहे हैं। तो जो श्रमिक एज ए लॉ उसमें हो रहा है वही काम कर रहे हैं। तो श्रमिकों की परेशानी तो है अभी, मगर ये समस्या जब तक कोविड का रेशू कम नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट ज्यादा अब हो रहा है, पहले टेस्ट नहीं हो रहे थे, अब टेस्टिंग ज्यादा चालू होगी तो मरीज भी ज्यादा निकल रहे हैं। जब भारत के अंदर 1000 मरीज थे तो लॉकडाउन था, आज 1 लाख मरीज है तो लॉकडाउन नहीं। तो इसका मतलब ये कि हमने रोका है। अगर हम लॉकडाउन नहीं करते शायद वो 1 लाख की जगह 10 लाख होते। तो कहीं ना कहीं सरकार ने कदम उठाया, उससे रुका, लॉकडाउन से फायदा हुआ ना। तो श्रमिक अभी क्योंकि इतने पैदल चले हैं, इतना भागे, इतनी उनको परेशानी हुई है, तो वो कुछ दिन तो अपने घर पे रहेंगे। अभी उनके आंखों से जो चले हैं पैदल, मैं नहीं चला हूँ, आप नहीं चले, तो वो दर्द ना आप महसूस कर सकते हो ना मैं महसूस करता। हमने सामने से जो देखा और जो भूखे रहे तो वो दर्द उन्हीं को होगा। तो वो दर्द है। तो अभी जो जब तक उनका दर्द खत्म नहीं होगा, दर्द कैसे खत्म होगा? कुछ सरकार करेगी, कुछ लोग करेंगे, कुछ स्वयं होगा। जब तक उनका दर्द नहीं होगा तो श्रमिक इतनी जल्दी तो नहीं लौटेंगे, क्योंकि 5000 और 4000 और 3000 2000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर जो भी चला है तो बड़ी बात है। अब वो भारत का ही आदमी था,
वो भारत का योद्धा था, इतना चल दिया। अगर भारत के अलावा कहीं और किसी कंट्री का आदमी तो इतना नहीं चल पाता। और कोविड का इफेक्ट हिंदुस्तान में जो कम है उसकी वजह से ये कि हमारी जो चमड़ी बहुत मोटी है, कि हमने मिट्टी में खेले हैं, मिट्टी में कूदे हैं और मिट्टी खाई है हमने, तो हमारे पे उसका प्रकोप इतना है भी नहीं। तो भारत का योद्धा ही ऐसा हो सकता है, कोई गोरा नहीं हो सकता इतना। इसलिए सब रेशू भी देख लीजिए, हम यूएसए का रेशू देख लीजिए, थाईलैंड का देख लीजिए, सब जगह का देख लीजिए। और जो वहां पे वृद्ध हो जाते थे, आश्रम में पहुंचा देते थे जो लोग, उसकी वजह से वो एक साथ रहते थे, जो उनको माँ बाप होते थे तो पहुंचाते थे। वहां पे कोविड क्यों फैला है? तो वहां जाके वो एज फैक्टर आया, उन्होंने उनको होम में जाके भर्ती करा दिया। अब वो खुद परेशान है, जो सबसे ज्यादा कोरोना वहीं फैला। तो भारत में तो जो संस्कार, बहुत सी चीजों में तो भारत के संस्कारों ने कोविड से हमें बचाया। अगर हमारे संस्कार यूरोप जैसे होते तो कोविड यूरोप से ज्यादा भारत में होता, क्योंकि हम 133 करोड़ की आबादी का देश है, यूएसए 35 करोड़ की आबादी का देश है, सब छोटे छोटे आबादी के देश है। उसके बावजूद भी रेशियो हमारा कम है। और जो हालत आज है, जो भी 2 लाख के करीब यहाँ पेशेंट है, तो उसकी वजह यह है कि लॉकडाउन अगर नहीं करते तो ये 2 लाख की जगह 20 लाख हो सकते थे। तो 20 लाख जो 100 करोड़ की आबादी को फैलाते बीमारी, तो सब चीजें तो हुई है। अब बाकी बात रही अर्थव्यवस्था की और जो भी, तो सच्चाई ये है कि अगर अपने जिले में किसी श्रमिक को काम मिलेगा, तो भारत में एक बात कही जाती, घर की रोटी आधी अच्छी होती है, पूरी ना मिले, घर की रोटी आधी मिल जाए तो वो जरूर काम करेगा। वो शर्त ये है कि वो उसके लिए, और ये सब चीजें भारत के आदि में के अंदर है, ऊर्जा है, निष्ठावान है, जब काम करता है तो ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में हम डॉक्टर हमारे मशहूर है, पूरी दुनिया में इंजीनियर्स हमारे मशहूर है, जितने भी कंट्री आईटी के डिपार्टमेंट के लोग हमारे हिंदुस्तान से हैं, डॉक्टर में हैं, इंजीनियर में हैं, सब जगह तो हम लोग हैं जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं इंडिया। तो थोड़ा समय लगेगा जब तक कोविड फ्री नहीं होगा। कोविड जब तक कोविड फ्री तो नहीं होगा, उसका कंट्रीब्यूशन कम होगा, क्योंकि हमें इसके साथ जीने की आदत डालना पड़ेगी। अभी बहुत जल्दी हम समझ लीजिए, जब तक एंटी डोज ना बने कि कोविड खत्म हो जाएगा, तो वो अभी बहुत कहना जल्दबाजी होगा। इसलिए हमें नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा, कम से कम कोविड से बचे, जो भी इसके नॉर्म्स है उसको, गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा इंडस्ट्री को। और जो जहां पर है अगर उसको आधी रोटी मिलेगी तो वो जरूर करेगा। रिलायंस जैसे समूह ने अपने कर्मचारियों की सैलरी आधी कर दी, बड़े छोटे छोटों ने तो नहीं की, शायद बीएल एग्रो ने, हमारी एग्रो ने तो नहीं की होगी अपनी किसी भी श्रमिक की सैलरी आधी। बरेली हम जो छोटे छोटे लोग हैं उन्होंने किसी ने भी नहीं की, मगर जितने बड़े बड़े लोग थे इस देश के उन सब ने की। और सबसे बड़ी बात, और जितनी विदेशी कंपनी हमारे यहाँ काम कर रही थी, जितनी भी विदेशी कंपनी काम कर रही थी, उन्होंने जब प्रधानमंत्री ने अपील की पीएम केयर फंड देने की, तो उन्होंने 2 करोड़ 3 करोड़ दिया, हमेशा इस देश से लिया उन्होंने। जब देने की बारी आई तो उन्होंने दिया नहीं, जो भी दिया इस देश के उद्योगपतियों ने दिया। यहाँ पे चाहे सिम पीएमजी हो, चाहे टाटा सन्स हो, या कुछ भी हो, मस्टी जैसी इतनी बड़ी कंपनी जो हमेशा इस देश से कमाया, उसने 2 करोड़ का फंड दिया। तो देश हमारा, हम तो संभालेंगे। और समय तो लगेगा श्रमिकों को, जब तक उनका दर्द और उनके आंसू नहीं पूछ पाएंगे, जब तक उनका बिल्कुल डर निकल नहीं जाएगा कि हम 5-4 किलोमीटर चले थे, अचानक आपदा आ गई थी, तो नहीं आएगा। तो जब तक तो, और फिर जब तक वो काम पे नहीं लौटेंगे, जब तक उनकी खर्च करने की पावर नहीं आएगी। जो भी उद्योग चलता है तो चलता तो उन्हीं लोगों पे है। श्रमिक के में ग्राहक भी तो है हमारा, वो हमसे माल खरीदने वाला ग्राहक भी तो है। जब तक उनकी बिल पावर नहीं बढ़ेगी, जब तक उनकी खरीदने की क्षमता नहीं बढ़ेगी, जब तक अर्थव्यवस्था पटरी पे नहीं आएगी। तो पहले तो आदमी स्टेबल करेगा, पहले खाने का अरेंजमेंट करेगा, जब खाने का अरेंजमेंट फिर कपड़े का अरेंजमेंट करेगा, जब कपड़े का अरेंजमेंट हो जाएगा फिर शादी जो एक्स्ट्रा खर्च होते हैं उसका करेगा। तो रोटी कपड़ा मकान और दवाई बढ़ गई। पहले बोलते थे रोटी कपड़ा और दवाई और बढ़ गई, उसमें दवाई चाहिए, उसको मेडिसिन चाहिए। और 4 सिंगल और एक पूरी दुनिया एक मुश्किल दौर से गुजर रही, जल्दी ये बादल छट जाएंगे। और इसी पे यमन भाई जी खंडेलवाल साहब, शकील साहब ने परचेजिंग पावर की बात उठाई है, तो मेरा सवाल ये है कि लोगों की परचेजिंग पावर, रहमान साहब मुझसे कह रहे हैं? जी बताएं दोबारा। मैं सॉरी, मैं किसी काम में गया था। जी मैं बोलूं?
हाँ बताइए। जी 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 खंडेलवाल साहब, मैं एक जानना चाहता भी, हाजी शकील साहब ने परचेजिंग पावर की बात की है। लोगों की परचेजिंग पावर यकीनन कम हुई है, क्योंकि जिस तरह के हालात है उसमें जो है लोग सिर्फ उतना ही पैसा खर्च कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो निश्चित तौर पे इसका असर प्रोडक्शन पर भी पड़ेगा। हालात कैसे बेहतर होंगे? ये जो आप जो बात कहते हो, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। 20 जी लाख करोड़ का जो पैकेज है, ये परचेजिंग पावर पैदा करने के लिए है। बस सिर्फ फर्क ये पड़ा है कि ऐसे लोगों को नहीं मिला है जो उसका खा पी के निपटा दे। अगर इस 20 लाख करोड़ को हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता को दिया जाता तो हर एक के जिम्मे में कुल 15,000 रुपए पड़ते और वो महीने 2 महीने में खा के निपटा देता। तब लगता है कि 15,000 ये खत्म हो जाएंगे, तब परचेजिंग पावर कब आएगी? ये 20 लाख करोड़ रुपए अगर वास्तव में उसमें सिस्टम में जाएंगे तो हर व्यक्ति इस बात के लिए परेशान रहेगा कि मैं कैसे अपने उद्योग को बढ़ाऊं और कैसे मैं कस्टमर पैदा करूं, क्या नई स्कीम बनाऊं जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो। तो जो बात आप कह रहे हो ये संभव नहीं है। ये मनुष्य के स्वभाव के विपरीत है। अगर अकाल पड़ता था तब वो सोचता था कि पैसे इकट्ठे कर लो, अकाल की बात है। ये एक नई बात हमने अपने जीवन में, हमारे आपके जैसे लोगों ने पहली बार देखी कि किसी विपदा में कोई सरकार भी इतना आगे आ सकती है। ऐसा कभी सोचा नहीं गया। ऐसे सोचते थे कि 2 लाख करोड़ का, 4 लाख करोड़ का, 5 लाख करोड़ का पैकेज मिल जाएगा। पैकेज मिल जाएगा तो सबके लिए ये ना करके 30 लाख करोड़ की बात करी गवर्नमेंट ने कि हम आपको दे रहे हैं कमाने के लिए। कमाने के लिए आपको पैसा मिल रहा है, इसका मतलब नए प्रोत्साहन और मिलेंगे। लगातार गवर्नमेंट का जो ध्यान रहेगा अगले 6 महीने या इस पूरे फाइनेंशियल में, उससे एक बात रहेगा कि इसका प्रोडक्शन कैसे बढ़े, वेदर द प्रोडक्शन इज फ्रॉम द एग्रीकल्चर साइड और फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग साइड और फ्रॉम द सर्विस सेक्टर। तो जब सबका काम बढ़ाने की बात हो रही है तो ये बात माननी होगी। मैंने कोई नेगेटिव बात नहीं बोली, मैं पॉजिटिव भी बोल रहा हूँ कि ये फैक्टर अभी है। आगे 20 लाख करोड़ जब घूम जाएगा, एमएसएमई को मिल जाएगा, एमएसएमई को मिल जाएगा तो वो होगा। मैंने अभी वर्तमान का हालत बताया। आई एग्री विद यू, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमें आना पड़ेगा। जो भी इस शहर के हैं, अपने शहर को देके हमें जो गरीब लोग उनकी एजुकेशन की, उनकी पढ़ाई का पहल करना पड़ेगी। गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, एजुकेशन देने के लिए। आपके पास आएंगे, खंडेलवाल साहब को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, हम लौट कर आएंगे आपके पास। जी खंडेलवाल साहब, आप कुछ कह रहे थे? मेरा ये मानना है कि क्योंकि ये पैसा उन लोगों के पास जा रहा है जो वास्तव में जो पहले से उद्योग चलाते हैं, जिनको मालूम है उद्योग चलाने का मतलब क्या है। और चूंकि कर्जा है, ये सब्सिडी नहीं है, तो इसका मिसयूज नहीं होगा। उसको मालूम है कि अगर मैंने एक बार मिसयूज कर दिया तो मैं अपने जो क्षेत्र है उससे आउट हो जाऊंगा। इससे मुझे लगता है कि मैंने आपसे कहा 6 महीने लगेंगे, कि 6 महीने के अंदर उद्योग और किसान और सर्विस सेक्टर सब पे आ जाएगा। देखिए छोटी छोटी बातें होती है गवर्नमेंट की नीति की, उसमें जो सर्विस सेक्टर है उसको भी एमएसएमई में एक बड़ी पैमाने में जाएगा। तो जितना भी अब सर्विस सेक्टर है वो सब या तो चला जाएगा माइक्रो में और या स्मॉल में, उसमें कोई मीडियम में जाने वाला नहीं है। लेकिन बेनिफिट्स वही देंगे। आपकी लिमिट थी मान लीजिए 1 लाख रुपए की, वो तो बिना कहे 1,20,000 हो गई। तो इस प्रकार के जब प्रमोशंस की बात होती है, अल्टीमेटली प्रमोशन की बात होती है, तो प्रमोशन का लिए कैटलिस्ट की तरह काम किया। और काम तो हमें करना है, हमें आपको नहीं जनता करना है। इसलिए मेरा अपना विचार है कि 6 महीने के अंदर ये चीजें अपने आप सेट हो जाएंगी। कितना ही बड़ा भूचाल आवे, कितना बड़ा आपदा आवे, बिल्कुल प्रलय जैसी स्थिति ना, तो प्रलय के बाद भी तो अपनी अपनी जगह इतना स्पेस लेगी ना, जगह पर पहुंचेगी। तो हमें ये देखना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि 10 साल लगे। अगर हमने आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो ये देखा होगा जापान जैसा देश जो तहस नहस हो गया, तो और ज्यादा वो बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग हुआ। और जो व्यक्ति तहस नहस ज्यादा हुआ, आपका मकान कैसे हुआ है, आपसे खुद करना, चाहे इसका इधर कर लो, उसका उधर कर लो, अब जब ढह गया तो फिर नई प्रॉब्लम है। अब तो उसे आपको नए सिरे से बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको रीबिल्ड करना है। आपको पंचर नहीं लगाना है, आपको पंचर नहीं लगाना है, आपको उसे रीबिल्ड करना है। आप मतलब उसको ठीक ठाक नहीं करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी, जब तक आदमी हार नहीं मानता, जब तक
वो सोचता है कि जुगाड़ कर लो, जुगाड़ कर लो। अब जुगाड़ करने की परिस्थिति ही निगेटिव कदम कर दी, इसलिए हर व्यक्ति को निर्देशित होना पड़ेगा। ये मानव स्वभाव की बात भी है, इतिहास भी सिद्ध करता है। और प्रोफेसर साहिबा बैठी है, वो मेरी बात को शायद मुझे जो है और तो बताना चाहेंगे कि जिस भी देश पे या जिस भी समाज पे सबसे ज्यादा कष्ट हुआ और ऐसा कष्ट हुआ कि धराशायी हो गया, वो बाद में पहले से ज्यादा सशक्त होकर उठा है। ऐसा मतलब मैंने पढ़ा है, ऐसा मेरा अनुभव। थैंक यू। जी जी हाजी साहब, हम आपके पास आएंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे अपनी बात, अब आप अपनी बात रखिए। जी मैं यही कह रहा था कि मैं नहीं कह रहा हूँ, बात बिल्कुल सही। जब कोई गिरता है जब भी कोई उठता है, और इसमें अपार संभावना है। और जो गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, वो कहीं ना कहीं जब तक उसकी चेन घूमेगी सबको मिलेगा। वो एसएमएसई को मिलना, छोटे छोटे उद्योग को मिलना है। उसमें शायद घनश्याम जी भी नहीं बचते, हम भी नहीं बचते, हमको नहीं मिलना है। क्योंकि जो 100 करोड़ की टर्नओवर से ज्यादा कंपनी, उनको नहीं मिलना है। वो जो 100 करोड़ से नीचे है उनको मिलना है। तो वो छोटे छोटे कुटीर उद्योग जो हैं, जिनको आप कहते, वो जब होंगे तो बिल्कुल असर होगा। मगर अभी उसको मेरे हिसाब से समय लगेगा। एक चेन होती है, तो ग्राहक भी उसके छोटे हैं, वो परसेंट में इतना बढ़ गया। वो अर्थव्यवस्था 3 महीने में ठीक कर रहा है, मैं 3 साल में ठीक कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से ग्रोथ 9% 3 साल में आना चाहिए। और आना अगर इतनी 3 साल में आ गई तो हमसे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं होगा। अब भारत मतलब दुनिया में अपना नाम करेगा। 3 साल बहुत ज्यादा नहीं है, कम है। क्योंकि बनाने में 31 साल लगे थे। 91 नरसिम्हा राव जब रिफॉर्म लाए थे तो बनाने में 9% जीडीपी को हमको 30 साल लगे थे। मैं अब 3%, तो मैं तो 3 साल बोल रहा हूँ तो पूरी चेन बनने में। हाँ, अलग अलग सिम्टम है। एग्रो प्रोडक्ट के अलग सिम्टम है, दूसरी इंडस्ट्री के अलग सिम्टम है, कपड़े के अलग सिम्टम है, हर इंडस्ट्री का। एग्रो प्रोडक्ट है, आदमी खाएगा नहीं तो मर जाएगा, तो खाना तो चाहिए। एग्रो इंडस्ट्री की अलग है, एग्रो फार्मा की अलग है। दवाई चाहिए चाहे पैसा हो या नहीं हो, चाहे वो आदमी कहीं से भी लाए। एग्रो है, फार्मा है, ये प्रोडक्ट ग्रो करेंगे। क्यों? खाने पीने जो आदमी खाना तो पड़ेगा ही ना। अब वो सिस्टम में स्टील प्लांट में दे सकता। स्टील प्लांट जब चलेगा जब उसको पैसा आएगा वो घर मकान बनाएगा। तो सीमेंट प्लांट जब चलेगा जब उसको पैसा आएगा वो घर बनाएगा। रेता जब बिकेगा, वो लकड़ी जब बिकेगी, खाने पीने का एग्रो इंडस्ट्री ग्रो करेगी। मैं मानता हूं एग्रो इंडस्ट्री के, क्यों? खाने पीने का आइटम ग्रो करेगा। मगर सारी इंडस्ट्री के सिम्टम एक नहीं हो सकते। किसी को बुखार है, किसी को मलेरिया है, किसी को कुछ अलग अलग सिम्टम है इंडस्ट्री के भी। एग्रो इंडस्ट्री को इसलिए चलना है कि उसको खाना ही खाना है आदमी को। फार्म इंडस्ट्री इसलिए चलना है, दवाई सबसे ज्यादा जरूरत दवाई की है। आज हमारे पास दवाई की शॉर्टेज है। पैरासीटामोल जैसी दवाई जो सबसे ज्यादा भारत बनाता है, फिर भी शॉर्टेज है मार्केट में। कुछ दवाइयों की बड़ी मुश्किल है। तो ये सब चीज फार्मा चलेगी, एग्रो इंडस्ट्री चलेंगी, खाने पीने की चलेंगी ना। खाना तो पता ही आदमी को, चाहे श्रमिक अपने महाराष्ट्र में रह के खाए, चाहे बिहार में रह के खाए, चाहे यूपी में रहकर खाए, खाना तो पड़ेगा, जब ही जिएगा वो। तो बस अलग अलग सिम्टम है इंडस्ट्री के। तो पूरा जो हिसाब से मेरे हिसाब से 9% ग्रोथ पे हम थे वापस आने में। और क्योंकि जब गिरा है तो आदमी ज्यादा मेहनत करता है। और भारत का आदमी तो लग जाएगा, तो युवा का देश है जी, तो लगेगा, तो टाइम लगेगा। 3 साल में हम ग्रोथ पे वापस आएंगे। अब ये मेरा सिर्फ इतना सा कहना है और कुछ नहीं है। और सरकार जो भी निर्णय ले रही, जैसे डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला है, इसको सही से कंप्लायंस हो जाए, अधिकारी कंप्लायंस करा दे, सरकार कंप्लायंस अपने अधिकारी अच्छे करा ले, इंडस्ट्री और हमारे सब लोग देख लें अच्छे से, तो बिल्कुल ग्रो करेंगे। ये एक अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया, घनश्याम जी की बात सही है, मिली है। और खासकर एग्रो इंडस्ट्री को तो अपनी अपॉर्चुनिटी बहुत है। अगर आदमी कुछ भी अपना पैक करके बेचेगा खाने पीने तो वो बिकेगा। ये मेरा कहना है। मकान जब बनाएगा जब वो पहले खाना अपना पूरा कर लेगा, शादी जब करेगा जब उसके बाद खाने को होगा, जो ये सब चीज। और हर डिस्ट्रिक्ट में हर एक गांव के अंदर कोल्ड चेन लग जाए तो किसानों की सब्जी जो सड़ जाती थी बच जाएगी। जो सब्जी है, आलू है, तो उसको वही सुविधा मिल जाए। ये सब चीजें हमको जो भारत सरकार की कुछ गाइडलाइन पढ़ रहा था, तो उनका ऐसा विचार है कि हर गांव के अंदर, अगर सपोज लो एक गांव के अंदर 5,000 टन की पैदावार आलू की होती है या 5 लाख टन की होती है, एक स्टोर हुआ लगा दे, चाहे ऐसे लगा दे या PPP मॉडल पे लगा दे। सरकार ऐसा विचार कर रही है कि उसने कर दिया तो बिल्कुल जो बहुत तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। हो सकता है हम पहले से भी ऊपर जाए।
मगर ये कंप्लाइंस हो जाए उसकी, और उसमें लोगों को भी आना पड़ेगा और इंडस्ट्री को भी अपना योगदान देना पड़ेगा। मुझे राष्ट्र का मुद्दा है, हमको राष्ट्र का पुनर्निर्माण करने में हम सब लोगों को मदद करना पड़ेगी, योद्धा बनकर, आर्मी का मैन बनकर। और जो आंसू है वो टेम्परेरी है, आंखों से रोक ले ये आंसुओं का तूफान, लेती है जिंदगानी हर कदम पे एक इम्तिहान। तो वही एक इम्तिहान, हम लोग निकल जाएंगे, आंसू तो रोकना तो पड़ेगा ही बस। जी जी जी, कोमल जी, बात परचेजिंग पावर की संदर्भ में हम लोगों ने काफी चर्चा की अभी। परचेजिंग पावर पे हम एक बार एक बात, लोगों के जेबों में को पैसा डालना चाहिए, ये एक विचार आया सामने, कुछ अर्थशास्त्रियों ने भी इस तरह की बात, आप सहमत इससे? जी देखिए, हम यदि परचेजिंग पावर की बात करें और लोगों के जेबों में पैसा डालने की, तो सरकार के द्वारा ही ये संभव माना जाएगा। कोई भी उद्योगपति या आप और हम सीधे किसी की जेब में पैसा नहीं डाल सकते। तो सरकार के पास भी वर्तमान में इतने सीमित संसाधन हैं कि वो हमारे देश के लगभग जो 25% जनता है, जो हर समय ये चाहती है कि हमें सरकार से, जो बीपीएल कैटेगरी में है, कि उसे मदद मिले, तो उसकी जेबों में डायरेक्ट पैसा पहुंचाने के लिए उसके पास संसाधन नहीं है। हमारा राजकोषीय घाटा पहले ही 3.8% से ऊपर जा चुका है। वर्तमान में चूंकि लॉकडाउन की अवस्था में व्यापार नहीं हुआ, टैक्स का कलेक्शन भी हम सभी जानते हैं अपने लोएस्ट लेवल पर जा चुका है, और भी बहुत सारी गतिविधियों के कारण से सरकार के पास इतना पर्याप्त राजस्व नहीं है। दूसरे, जिस 20 लाख करोड़ पैकेज की बात करी गई है, उसमें भी बहुत छोटी मात्रा में एक ऐसा अमाउंट है, लगभग 250 करोड़ का, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में हमारे सामने आएगा। यदि हमें लॉन्ग टर्म अपनी अर्थव्यवस्था को जिस स्तर पर आज है या जिस स्तर पर पहले थी उससे कहीं आगे ऊपर ले जाना है, तो एक लॉन्ग टर्म हमें अपनी पॉलिसी ही अडॉप्ट करनी होगी। और वास्तविकता में परचेजिंग पावर का जो मुद्दा है, वो देखिए अर्थव्यवस्था के इनकम फ्लो पे रहता है। एक की मांग दूसरे की आय होती है। हम जब किसी के लिए भी व्यय करते हैं तो वो दूसरे की आय बनती है। तो वास्तविकता ये है कि लोगों के लिए एक तरफ से आय आए और वो व्यय के रूप में कन्वर्ट हो। श्रमिकों के लिए ही हम यदि बात करते हैं और एमएसएमई सेक्टर की ही बात करते हैं, तो मैं शकील कुरैशी जी को बताना चाहूंगी कि आपके लिए खुशखबरी है, आप भी एमएसएमई के क्षेत्र में आ जाएंगे, क्योंकि अब उसकी सीमा 250 करोड़ कर दी गई है। शुक्रिया, थैंक यू। नहीं आएंगे, फिर भी नहीं आएंगे, फिर नहीं आएंगे। तो 250 करोड़ हो जाने की वजह से एक बहुत बड़ी मात्रा में हमारे उद्यमियों को उस पैकेज का लाभ मिल पाएगा। बात यह कि हमारी घनश्याम जी की दोनों कोई कंपनी इसमें नहीं फंस रही है। हम अभी यदि बात करते हैं परचेजिंग पावर बढ़ाने की, तो हमें इसे सेल्फ रेगुलेटिंग मूड से ही बढ़ाना होगा। जैसे कि वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इस आपदा में किसी भी प्रकार की फिजिकल कैपिटल का नुकसान नहीं हुआ। कोई ऐसी आपदा नहीं आई, सुनामी नहीं आई, बाढ़ नहीं आई कि खड़ी हुई इंडस्ट्रीज गिर गई हैं। हमारी इंडस्ट्रीज एज इट इज सेटअप है। वास्तविकता क्या हुई, वर्किंग कैपिटल का अभाव है। घनश्याम जी के बहुत सारे ऑर्डर आज एक्सपोर्ट में लगे हुए होंगे जिनका पेमेंट नहीं आ पाया। एक्सपोर्ट जो उन्हें करना होगा, वो बहुत सारे ऑर्डर वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। हाँ, सही बात है। जो तात्कालिक कमी आई है वो इनकी वर्किंग कैपिटल की आई है। तो हमें सबसे पहले इन उद्यमियों के हाथ में वर्किंग कैपिटल पहुंचानी है। अब जब ये वर्किंग कैपिटल पहुंच गई, तो ये परचेजिंग पावर में कन्वर्ट कैसे हो, इसके लिए हमें जरूरत ये है कि इनके द्वारा जो एक्सपोर्ट किया जाता है, जो माल सेल किया जाता है, उनके बिलों को, सामान्य तो उसमें कई बार 3 महीने या 6 महीने का एक क्रेडिट टाइम पीरियड रहता है, उसको बैंक के साथ ओवरड्राफ्ट की सुविधा के साथ या उसके बिहाफ पर इन्हें उस बिलों का भुगतान कर दिया जाए, और उस बिलों के भुगतान की राशि को सीधे इनके उन वर्किंग कैपिटल रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं उनसे कनेक्ट कर दिया जाए। जैसे कि आपके वेजेस जो हैं, आपके जो सैलरी के बिल्स हैं, उसके अगेंस्ट इन बिलों के तहत आपको पैसा मिल जाएगा। यानी कि एक उद्यमी के हाथ में अपने व्यापार को रन करने के लिए पैसा है, क्योंकि इंडस्ट्री सबकी एज इट इज खड़ी हुई है, सिर्फ वर्किंग कैपिटल की कमी हुई है, मार्केट से लिक्विडिटी तक हुई है। अब देखिए, जैसे ही उद्यमियों के पास पैसा आया और उन्होंने टाइमली सैलरी पे करना शुरू हुआ, तो हमारा जो लोअर मिडिल क्लास है, हमारा जो लोअर क्लास है, उनके हाथ में पैसा आएगा और बड़ी मांग वहीं से निकलती है। हमारे इकोनॉमिक्स में टर्म होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अपनी टोटल इनकम का कितना हिस्सा हम कंज्यूम करते हैं। तो यदि हम हायर इनकम ग्रुप की बात करें तो वो उनका हिस्सा 60% से ऊपर कभी नहीं जाता। वहीं यदि हम मिडिल क्लास की बात करें तो वो अप टू 50 to 55 रहता है, और वही लोअर इनकम ग्रुप अपनी इनकम का 90% तक एक्सपेंस में निकाल देता है, यानी कि खर्च कर देता है, कंज्यूम कर लेता है। तो जैसे ही उस लोअर मिडिल क्लास को और लोअर क्लास के हाथ में पैसा आएगा,
तो वैसे ही वो कन्वर्ट इनटू डिमांड होना ही होना है। शकील जी जैसी बात कर रहे थे कि अब हमें रोटी कपड़ा और मकान के अलावा स्वास्थ्य के लिए चाहिए, तो शकील जी अब रोटी कपड़ा मकान और स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा, 5 ऐसी जरूरतें हैं जो एक मिडिल क्लास व्यक्ति, एक लोअर मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास, सभी के लिए हर हाल में उसे करना ही करना होता है। आज कोई भी अपना मकान बनाने जा रहा होगा तो मकान शायद नहीं बनाएगा, लेकिन जिस मकान में रह रहा है उसकी मरम्मत के लिए विचार अवश्य करेगा। तो उसके हाथ में यदि उसने कोई लोन लिया हुआ है या वो लेने जा रहा है तो उसके साथ डाउन पेमेंट का अमाउंट कम कर दिया जाए। वो जो बैंक है हमारे, क्योंकि वो पहले ही एनपीए से बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं, उनकी हालतें हम सभी जान रहे हैं, कहीं ना कहीं इतनी बेहतर नहीं है, और तो इस वजह से डाउन पेमेंट तो हमें उसे भी सिक्योर करना है। अदरवाइज बैंकिंग व्यवस्था पर से हमारी सारी जो जनता है उसका विश्वास उठ जाएगा, उनकी भी मजबूती हमें देखनी है। तो डाउन पेमेंट की आवश्यकताएं कम करते हुए उनके मंथली इंस्टॉलमेंट को एज इट इज हम बढ़ा करके उनसे वो रिकवर कर सकते हैं। तो परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए हमें ऐसे ही छोटे छोटे उपाय करने हैं कि कैसे हम पहले मार्केट में सप्लाई के माध्यम से लोगों के हाथ में इनकम जनरेट है, वही लॉन्ग टर्म में हमारी डिमांड को बनाए रखेगी। इस लॉकडाउन के पीरियड में या हम जिसे कोरोना पैंडेमिक की जो है ड्यूरेशन कह सकते हैं, उसमें भी ऐसा नहीं हुआ कि केवल एग्रीकल्चर सेक्टर की मांग बढ़ी। जैसे ही मार्केट खुला, क्यों बाजारों में इतनी भीड़ थी, बहुत सारे ऐसे हमारे रोजमर्रा के खर्चे होते जो हमें करने ही करने होते हैं और मार्केट में उनकी डिमांड है। वास्तविकता ये है अभी अगले 3 महीने बाद इंडस्ट्री में, क्योंकि प्रोडक्शन चेन होती है, कोई चीज प्रोड्यूस विदिन अ डे हो जाती है लाइक ब्रेड वगैरह, और कोई चीज प्रोड्यूस होने में अप टू 3 मंथ का समय लेती है, लेकिन वो 3 मंथ का हमारा पीरियड लॉकडाउन में पॉज अवस्था में निकल गया, तो उसको आने में देर लगेगी। तो सरकार को सबसे पहले ये भी देखना है कि वो उस ड्यूरेशन में इन्फ्लेशन को ना बढ़ने दे, यानी वो सप्लाई चेन बनी रहे। यदि इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ गया तो मार्केट में अव्यवस्था बुरी तरीके से फैल जाएगी। फिर एक तरफ क्या होगा कि कुछ वस्तुओं की डिमांड ही नहीं आएगी और कुछ वस्तुओं की इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट में क्राइसिस क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए यदि हम बात करते हैं तो हमें अपने टारगेटेड जो है प्लान्स बनाने होंगे कि हम कैसे मिडिल क्लास में करें। जैसे कि एजुकेशन लोन है, एजुकेशन लोन की राशि हम बढ़ा दें, केवल आईआईटी और आईआईएम वाले स्टूडेंट्स को ही हम एजुकेशन लोन ना दें, क्योंकि एक बहुत बड़ा झटका हमारे मिडिल क्लास को लगा। आज उसका बच्चा यदि बीटेक करने जाना चाहता है, यदि वो किसी प्राइवेट कॉलेज से करने जाना चाहता है अपने मेडिकल की पढ़ाई, तो उसको भी बैंक कंसीडर करे, ताकि उसका जो बड़ा खर्चा है वो ना रुके और हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे इसी प्रकार से ग्रेजुअली पटरी पर आ जाए। और वैसे भी तेजी के बाद मंदी और मंदी के बाद तेजी जैसा नियम है, और हर बार ये देखा गया है कि आने वाली जो तेजी होती है वो पहले से और अधिक बड़ी ऊंची वेव के साथ आती है। शुम्पीटर का भी नियम है, विद इनोवेशन जो होता है वो हमारा जो रिकवरी होती है वो पहले से अधिक ऊंचाई पर जाता है। तो इसलिए परचेजिंग पावर के लिए तो हमें टारगेटेड ग्रुप के आधार पर ही देना होगा। मनरेगा में हम 100 डेज की बजाय यदि 150 डेज पर वर्कर कर दें तो उस लोअर मिडिल क्लास के हाथ में परचेजिंग पावर आ जाएगी और वहां से डिमांड हमारे मार्केट में बनी रहेगी, और मार्केट बनी रहेगी सप्लाई चेन के माध्यम से, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री जो है पूरा करते रहेंगे। जी कोमल जी खंडेलवाल साहब, आप शहर के जाने माने एक्सपोर्टर भी हैं। अभी कोमल जी ने भी बात की इस बात की, तो एक्सपोर्ट पर कितना असर पड़ा है और ये असर अभी कितना ज्यादा और आगे बढ़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया ही लॉकडाउन को झेल रही है। जी मैं एक्सपोर्ट नहीं करता हूँ। एक्सपोर्टर के एज ए एक्सपोर्टर शकील साहब एक्सपोर्टर हैं, और चूंकि मैं एक्सपोर्टर की जगह इम्पोर्टर हूँ, तो एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ा इसका मैं पूछेंगे। जी आदरणीय बारे में ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट का काम है। अब मेरा ये मानना है, साहब इम्पोर्ट के बारे में बता दीजिए, शकील साहब से के बारे में पूछ लेंगे। जी इम्पोर्ट पे कितना असर पड़ रहा है? देखिए अभी मैंने बताया कि जब तक पहले क्या जो भी इनकम होगी सबसे पहले वो भोजन पे लगाएगा। जैसा मैडम बताया कि पहले 5 भोजन लगाएगा, शिक्षा पे लगाएगा, चिकित्सा पे लगाएगा, रहने पे लगाएगा। जब उसके बाद बचेगी तो वो लग्जरी पे लगाएगा। तो ये कंफर्म है कि लग्जरी का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पे लगाम लगेगी। लेकिन जो जरूरत की चीज है ना तो उसका एक्सपोर्ट घटेगा ना बढ़ेगा, जरूरतें नहीं खत्म हुई। ये बिल्कुल लिंक है कि क्या तो जरूरत है, जो जरूरत है उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो भी कमी आ रही होगी, इन जितनी 2 महीने में जो कम रह गया होगा वो वापस आए। मतलब अगर किसी चीज का 2 महीने इम्पोर्ट कम हुआ है और वो एसेंशियल आइटम है, तो अगले 4 महीने 3 महीने में उसका इम्पोर्ट बढ़ जाएगा। पिछले हर हाल में वो पिछले साल के मुकाबले में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट एसेंशियल आइटम्स का होगा। अगर मान लीजिए किसी देश को इंडिया से प्याज है 2 महीने नहीं जा पाया, 10 लाख यूनिट जाती थी,
2 महीने जा पाए तो अब 14 या 15 रैंक होते हैं। तो एसेंशियल आइटम्स का किसी भी कीमत जो खर्चा है जो घट गया है वो अपने आप ही सही आ जाए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली वो प्रॉब्लम सिर्फ उन आने वाली है टूरिज्म पे सबसे बढ़ जाएगा कोविड की वजह से। और फिर वो इतना समझा लेगा कि भाई कुछ पैसे बचा लो, चलो इसलिए अगले साल चले जाएंगे, अगले साल नहीं अगले साल चले जाएगा। लेकिन कोई ये कहे कि बच्चे को कपड़ा ही नहीं दिलवाएगा, ड्रेस नहीं दिलवाएगा, किताबें दिलवाएगा, तो ये मानने की बात नहीं है। ये हो सकता है कि वो 10 जोड़ी कपड़े खरीदता हो, 8 जोड़ी पे 6 जोड़ी पे कार मिला ले, लेकिन आप उस बच्चे की या उस युवा की इच्छा को दबा नहीं सकते। तो बहुत एक्सपेंसिव चीजें हैं, सिर्फ उन पे फर्क आना है। अब जो मोस्ट लग्जरी आइटम्स हैं, जब हम उसकी बात करते हैं तो आप ये समझिए उसके उपभोक्ता और जो बहुत बड़े उपभोक्ता है उनकी इनकम पे कोई फर्क नहीं आया। ये उनकी इनकम पे कोई फर्क नहीं आया। जो भी इसमें जो इस पे छूट पड़ी है वो मिडिल क्लास से और नीचे तक गया, अपर क्लास वाले पे कोई फर्क नहीं आया। तो वो अब पैसा खर्च करेगा या नहीं करेगा, गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस आएंगी उस पर डिपेंड करता है। ये हो सकता है कि छोटी कारें ना बिके, लेकिन कोई ये कहे कि ऑडी कमाएंगी, ये बात शायद, या BMW कमाएंगी, ये बात लगती नहीं है। सभी कंपनीज के आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फिर आया वो प्रॉफिट में। तो ऐसा 2-3 सेक्टर को छोड़ के बाकी किसी भी सेक्टर में कोई डाउनफॉल आएगा इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर ये कोविड 6 महीने चल जाएगा तब ये जो क्वेश्चन आते हैं तब ये प्रॉब्लम, ये इंस्टेंट बात है। मैं आपको करूं यहाँ पर ये बात हुई कि सबको सैलरी देनी है, तो हमने अखबार में तुरंत क्या कह दिया, हम अभी नहीं साहब 6 महीने तक के देंगे, 6 महीने तक के देंगे। सबने कहा कि सैलरी घटाओ, तो सैलरी घटाने में तुरंत हमारे यहाँ सभी के मन में आता है कि यार पता नहीं इस बार इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा। हमने नहीं, पिछली बार से डबल, पिछली बार दिया नहीं है, इस पर 20% का पर मंथ एकदम इंक्रीमेंट हो। अब बजाय उसको बूस्ट करना, मुझे तो अपने एम्प्लॉय को जो कहते आगे बढ़ाना है, वो बढ़ेगा तो मैं बढ़ूंगा। अगर मैंने अपने एम्प्लॉय की 20% सैलरी बढ़ा दी तो आप क्या जानिए कि मैं 20% बढ़ जाऊंगा, 20 ना बढ़ूंगा तो 10% बढ़ूंगा। तो हमें नॉर्मल टाइम पे ऐसा नहीं हुआ, लेकिन नॉर्मल टाइम था तो बिना उसके मांगे वो काम किया। ना तो इनकम, जैसा अभी मैडम ने कहा कि कोई चीज आपकी ध्वस्त नहीं हुई, बस ये कि चलने की गति थी वो टूट गई। नुकसान अगर आर्थिक रूप से हुआ तो सिर्फ गवर्नमेंट का हुआ, उसकी रेलें नहीं चली, उसकी बसें नहीं चली, उसके एयरलाइंस नहीं चले, उसके बहुत सारे काम रुके। तभी तो गवर्नमेंट ने कहा ना कि 500 करोड़ से ज्यादा के जो काम है अगले वो उन्होंने छोड़ दिए। तो जो बड़े वहां कोई लग्जरी नहीं होती है, तो लग्जरी वाली चीजों के अंदर अगर आपको ये लगता है कि डिमांड कम हो जाएगी तो मैं उससे सहमत नहीं। उनकी कीमतों में गिरावट आएगी, ये निश्चित है। अगर आप BMW खरीदते थे पहले 50 लाख की तो वो 40 लाख में मिलेगी, या वो 50 लाख की मिलेगी, और जो एक्सपोर्टर है वो फॉरेन का बैंक है, वो आपको 0% पे या माइनस पे वो आपको फंडिंग कर देगा। इस प्रकार से चीजें सेट होती है। कभी भी कुछ हो जाए, जो प्रकृति का नियम है ना, तो चलती रहती है, तो धारा कहीं से निकले कुछ जगह बना लेती है। तो जिसने इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई है BMW की, उसे बेचने की भी समझ है, वो कोई ना कोई स्कीम बनाएगा। मोटरसाइकिल की बात हम करें तो उसकी डिमांड में कोई कमी नहीं आने वाली, छोटी गाड़ियों के डिमांड में कोई कमी नहीं आने वाली, ऐसा मेरा मानना है। उसकी वजह से लोग बस से सफर करने से या ट्रेन में सफर करने से बचेंगे, या तो ऐसा नहीं हो सकता सफर करें ना तो बचेंगे। तो ट्रेन वाले को नुकसान है, लेकिन बस वाले को कार वाले को नुकसान नहीं होगा। तो जो भी सैलरी होगी तो वो इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल अगर लगता है कि वो डाउन जाएगी तो मैं उसको नहीं मानता, क्योंकि रोजमर्रा हम ये बात तय करें कि हमें क्या चीज ऐसी है जिसके बारे में जिंदगी नहीं रखते। इतना बड़ा कोई बड़ा सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है टीवी इंडस्ट्री को, जिनके पास लैपटॉप नहीं, लैपटॉप इंडस्ट्री को, मोबाइल इंडस्ट्रीज को, वेबनार तरीके की, तो वो चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक बाजार उठेगा। अब जब इलेक्ट्रॉनिक बाजार उठेगा तो पैसा तो गया ना, कहीं से तो आया, तो जो पैसे का सर्कुलेशन है
वो बना रहेगा और पैसे के सर्कुलेशन में 5, 2, 4, 5, 10% से फर्क नहीं पड़ेगा। अब रही बात एक हमारी नेशनल ग्रोथ क्या है, तो नेशनल ग्रोथ एक आंकड़ा है, समझने का आंकड़ा है। वास्तव में नेशनल ग्रोथ कम है ज्यादा है, उससे बहुत ज्यादा किसी की लिविंग में फर्क पड़ता हो मैं नहीं मानता। अर्थव्यवस्था बिल्कुल है लेकिन मैं नहीं मानता। मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि डिमांड एंड सप्लाई में डिमांड अगर है तो सब चीज चलेगी। गवर्नमेंट जो कुछ भी कर रही है मुझे लगता है वो ऐसा माहौल पैदा कर रही है कि डिमांड पैदा हो जाए, तो पैसा एक तरफ से जाएगा और दूसरी तरफ से आएगा और उसी पैसे की वजह से सारी इंडस्ट्री सारी चीज धीरे धीरे चल जाएगी। अगर खौफ हो रहा होगा या खराब हो रही थी तो भीड़ कैसे लगती है? ऐसा तो है नहीं कि सब्जी खरीदने जाएंगे, ऐसा नहीं कि कोई लोग बड़े का काम कराएंगे, लेकिन वो जो काम है जो लग्जरी जो रुक सकता है बस वो रुक जाएगा। उसकी वजह से जो मंदी आ रही है वो रुकने की मंदी आ रही है। हो सकता है मेरे विचार आपको ना पसंद आए और लोगों को ना पसंद आए, लेकिन मैं ये मानता हूँ ऐसा नहीं है। आप हमारे सीनियर हैं, आपकी अच्छी बातें से प्रेरित होते हैं, आपसे सीखते हैं घनश्याम जी। पसंद नापसंद की कोई बातें नहीं है। यार तुमसे नहीं कर आप हमारे सीनियर हैं भाई, आपसे सीखने में आपके बच्चे हैं, हम सीखते हैं आपकी अच्छी बात। एक बात बहुत अच्छी लगी कि जब पूरी दुनिया से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि लोगों की छटनी हो रही है, तनख्वाहें घटाई जा रही हैं, कहीं पे सैलरी आधी कर दी गई है, इंक्रीमेंट तो भूल ही जाइए। वहां पे खंडेलवाल साहब ने बताया कि जो है इंक्रीमेंट बेहतर दिया है और किसी की सैलरी नहीं काटी है। अप्रिशिएट किया जाना चाहिए इस बात को। जी बिल्कुल। It is a 20% increment to all the employees, all the 50% employees. Clear cut. जी अप्रिशिएट हमारा सवाल। आप उसकी तनख्वाह क्यों कम करोगे? उसने क्या गलती की? उसने कोई गलती की? जी शकील साहब से होना है। देखिए ना, मैंने कहा जिसने कहा कि मैं सैलरी घटा के अपने खर्चे घटा लूं, तो वो इंडस्ट्री के जो नॉर्म्स है उस नॉर्म्स के हिसाब से ही चल रहा। उसको तो ये कहना है कि गवर्नमेंट से मतलब मुझे पैसे दो, मुझे चाहे जितने लिए और दो, बट आई हैव टू रन माय इंडस्ट्री। तो ये दोनों विचारधारा में फर्क है। अगर आपने हार मान ली बिना लड़े तो हार गए, और अगर आपने हार नहीं मानी तो ये तय जानिए कि अगर एक मजदूर 1000 किलोमीटर का रन सफर कर सकता है, एक दूरी सफर कर सकता है, तो इंडस्ट्रीज को भी इस बात के तैयार रहना चाहिए कि जो भी मुसीबत आएगी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पार होगी। अगर एक मजदूर चला 1000 किलोमीटर आगे तो बीच में 50 लोगों ने उन्हें भोजन दिया, ये भी सत्य है ना। लोगों सेवा की तो हम लाइव हूं पे वो वहाँ पे नेशन है, तो नेशन है, बैंक है, सारी चीजें वो करेगा। तो बैंक को सबसे ज्यादा फंस गया चीजें नहीं देगा, एडिशनल फैसिलिटी नहीं देगा, तो बैंक सबसे पहले फंसेगा। अगर इस पूरी प्रक्रिया में कोई सबसे ज्यादा सफर है तो आइदर दैट श्रमिक एंड द बैंक। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा सेक्टर जो फंसा हुआ है। अगर एयरलाइन जाएगी तो बैंक जाएगा, अगर जो है वर्ग का आदमी जो है किस नहीं दे पाएगा तो बैंक जाएगी। तो हर जगह क्योंकि सारी अर्थव्यवस्था बैंक से लिंक है तो सबसे ज्यादा बैंक पे प्रभाव पड़ने वाला है। ये मैं अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सर, बहुत हो गया, 5-10 हो गए सर आज तो। जी तो शकील साहब से एक्सपोर्ट के बारे में सवाल बाद में करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी बात कही है घनश्याम साहब ने। कोमल जी आपसे एक सवाल ये है कि सिर्फ हम देख रहे हैं कि 2.5 महीने का लॉकडाउन है, जबकि कई बार ऐसे दौर आए हैं, दंगे हुए हैं या बहुत सारे सुनामी के दौर में अलग अलग सेक्टर प्रभावित हुए हैं, अलग अलग जिले अलग अलग क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे आपने कहा कि जो सरकार को टैक्स नहीं मिला है तो सरकार का घाटा बढ़ गया है? बिल्कुल समझ में आती है ये बात, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो घनश्याम जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने 20% जो है इंक्रीमेंट बढ़ाया है, किसी की छटनी नहीं की है, किसी की तनख्वाह नहीं काटी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हवा ज्यादा खड़ा किया जा रहा हो नुकसान का इंडस्ट्री के जरिए? जी कोमल जी। देखिए रहमान जी, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने आपसे बहुत शुरू में ही कहा था, यदि हमें लॉकडाउन का वास्तविक असर मापना है तो पहले से चली आ रही गतिविधियों के प्रभाव को माइनस करके ही उसका हम वास्तविक असर नाप सकते हैं। एक भय का माहौल क्रिएट कर दिया गया है, मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, उसकी चली जा रही। वास्तविकता में अभी डायरेक्टली नहीं आ रहा है।
एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में तो हम पहले ही बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे थे, वास्तविकता ये है। और इन जो श्रमिकों का वापस, प्रवासी मजदूरों का वापस अपने गांव में आ जाना या अपने शहरों में आ जाना सबसे ज्यादा यदि प्रभावित करेगा तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, क्योंकि हमने ये तो जान लिया कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज अब छोटे छोटे शहरों में लग जाएंगी, लेकिन कंस्ट्रक्शन जिस जगह होना है वो तो उसी जगह होना है, तो वहां पर मजदूर अब उपलब्ध होने में हमें दिक्कत आने वाली है। अब रही बात नौकरियों की छटनी की, देखिए जिन सेक्टर का पहिया घूम रहा है, जिनके पास अभी पुरानी कुछ सेविंग्स है, जिन्होंने अभी अपने प्रॉफिट्स रोक करके रखे हुए हैं या जिनके पास बैंक की पर्याप्त अभी सुविधाएं हैं, वो तो रन कर जाएंगे, लेकिन एक बहुत लंबे समय तक कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट घाटे में अपनी कंपनी को नहीं चलाएगा। जो अभी रिसेंटली खड़ा ही हुआ था एमएसएमई, आप लोग उदाहरण के तौर पे मान के चलिए, अभी उसने प्रॉफिट भी नहीं कमाया था और एक बड़ा नुकसान उठा लिया, और जिससे ये उम्मीद है कि वो अगले 3 साल या 5 साल रिकवर नहीं कर पाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है वो छटनी का विचार करेगा या अपने पूरे सेटअप को बंद करने का। लेकिन वो छटनी होगी कितनी, ये इस बात पर ही निर्भर करेगा कि वो किस सेक्टर से बिलोंग करता है। एक बात की नहीं, सभी की नौकरी चली जाएंगी ये संभव नहीं है। टूरिज्म सेक्टर की भी हम बात करें तो हर चुनौती पे बहुत सारे अवसर रहते हैं, वहां पर भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर आएगा। बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स के साथ हमारे टूरिज्म सेक्टर भी दोबारा खड़ा होगा। बेसिकली टूरिज्म का हमारे यहाँ जो पीक रहता है वो मंथ रहता है यही मई और जून, और ये लॉकडाउन में गुजर गया, तो इस फाइनेंशियल ईयर का तो टूरिज्म सेक्टर डाउन हो गया, लेकिन अगले साल भी वो डाउन रहेगा ऐसी कोई संभावना नहीं। और तब तक हम इस कोरोना की पैंडेमिक से भी बाहर आ चुके होंगे, अपने आप को उसके साथ कोप अप कर चुके होंगे। तो चटनी होगी ये निश्चित है, लेकिन कितनी होगी और किसकी ये अलग बात है। आज बहुत सारे इंडस्ट्रीज, यदि हम ऑटोमेशन की बात करें तो धीरे धीरे वो सारे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है वो ऑटोमेशन की ओर चली गई, तो वहां पहले से ही हम छटनी को कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि यदि छटनी से हमें बचना है तो एमएसएमई सेक्टर की परिभाषा को भी हमें और अधिक नहीं बढ़ाना है। यदि हमने एक बहुत बड़ा दायरा एमएसएमई की दायरे में हम ले आए एक बहुत बड़े निवेश को, तो इस दशा में इसमें कि पता नहीं कल कोई श्रमिक हमें मिलेंगे या नहीं, या कल को कोई और लॉकडाउन की स्थिति ना आ जाए, तो हमें बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स जो हैं, जो श्रमिकों के साथ ही पालन करने हैं, मशीनों के साथ नहीं करने हैं, मानवों के साथ ही करने, तो वो हो सकता है कि मशीनों से प्रोडक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे। और हमें वास्तविकता में अपने एम्प्लॉयमेंट देखना है पहले, तो एमएसएमई में एक बहुत बड़े निवेश को ना लाते हुए दिए जाने वाले लोन को यदि हम कैटेगराइज कर दें कि इतने जो मजदूरों को अपने यहाँ रखे हुए हैं कि केवल टर्नओवर के ब्याह पर ना करके दिए जाने वाले एम्प्लॉयमेंट से यदि लिंक कर देंगे तो छटनी कम होगी, और उन्हें यदि सरकार से कोई बेनिफिट मिल रहा है तो उधर वो अपने नागरिकों को एक सुरक्षित रोजगार दे पाए, और इस तरीके का आपकी जो गिव एंड टेक है वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करेगा। जी जी जी, शकील साहब आपसे छोटे से उसमें जवाब चाहेंगे क्योंकि टाइम हमारा पूरा हो गया है, कि एक्सपोर्ट पर किस तरह का असर पड़ा है इस लॉकडाउन का। जी, एक्सपोर्ट पर सिर्फ इस वजह से कि लॉकडाउन पूरी दुनिया में था, जहां जहां भी हम लोग निर्यात करते थे तो कंट्री लॉक पड़ी थी, तो उस वजह से जो असर पड़ा ऑर्डर हमारे पर्याप्त है, ऑर्डर की कमी नहीं है, मगर एक मजबूरी थी कि जहां पर वहां पर लॉकडाउन था उसकी वजह से हमारे पास ऑर्डर पर्याप्त थे, और फिर कोविड की वजह से प्लांट को बंद करना, प्रोडक्शन हुआ नहीं, उत्पादन हुआ नहीं, तो अभी भी जैसी प्लांट अब चालू हुए हैं तो हम उत्पादन करेंगे तो एक्सपोर्ट के ऑर्डर जो पर्याप्त है, मगर क्योंकि बैकलॉग चला गया, 1.5 महीना 2 महीने फैक्ट्री बन रही, तो उसका जो असर है, सैलरी हमने दी, किसी की सैलरी नहीं काटी, गैप डाली थी, वो तो एक असर उद्योग पर 2 महीने रहे, 3 महीने वो तो एक इफेक्ट आता है। ठीक है, जो बैंक की ईएमआई 3 महीने की छूट मिली, फिर 6 महीने की मिली, मगर आगे पीछे उसको देना तो है, ब्याज भी देना है उसका, और उसको ईएमआई भी देनी है, तो गवर्नमेंट ने जितनी सपोर्ट करनी थी उतनी की, तो वो एक आपदा था, तो वो मजबूरी थी, मगर निर्यात के ऑर्डर पर्याप्त है, उत्पादन शुरू होगा, जब पटरी पे लोग आएगी, श्रमिक पूरे लौटेंगे अपने काम पे, फुल अपना उत्पादन होगा तो हम लोग वापस आएंगे। कुल मिला के छोटी सी एक बात कह दूं, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जी, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। तो इसी के साथ हम अपने इस वेबिनार को समापन की तरफ ले चलते हैं। थैंक यू। और श्याम खंडेलवाल जी, हाजी शकील साहब और कोमल जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। शुक्रिया, नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।